हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं धार न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज की स्टोरी। कांग्रेस में एक बार फिर सोनिया गांधी को ईडी का बुलाना मंजूर नहीं हुआ और एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। सत्याग्रह आंदोलन के नाम पर गाड़ियों को जलाना, ट्रेनों को रोकने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया। विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने कभी भी आम आदमी की बात को रखने का प्रयास नहीं किया, न मुद्दों की बात की, धरना प्रदर्शन दिया, हिंसा भड़काई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर एक बार फिर कांग्रेस ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पहले आपको बताते हैं कि ईडी होता क्या है, इसकी पूछताछ क्यों की जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि ईडी में छापेमारी कार्रवाई की गई, ईडी ने समन भेजा। तो क्या है ईडी? प्रवर्तन निर्देशालय, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट कहते हैं, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाली विशेष वित्तीय एजेंसी है। ईडी भारत में हो रहे वित्तीय अपराध पर नजर रखती है, देश में हो रहे मनी लॉन्ड्रिंग की तरह कार्य करती है और जांच करती है। आपको बता दूं, भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में प्रवर्तन निर्देशालय की अहम भूमिका है। यह एजेंसी अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन करती है। काले धन और धन शोषण से जुड़े गंभीर मामलों में पाए गए दोषियों के खिलाफ जांच करके उन्हें कानून के अनुसार सजा भी दिलाती है। प्रवर्तन निदेशालय भारत की एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी होती है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करती है। ईडी भारत में आर्थिक कानूनों को भी लागू करती है। यह एक तरह की खुफिया एजेंसी होती है। किसी भी देश में ईडी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ईडी के अधिकारों के कारण सरकार वित्तीय कानून की जिम्मेदारी उन पर सौंपती है। देश में पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई और नियमों का पालन किया जाए, इस बात का ध्यान भी रखती है। भारत में किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो, गलत काम करने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए। ईडी के कार्य निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। ईडी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए काम करता है। यह विदेश से भारत में और भारत से विदेश में भेजी गई जाने वाली विदेशी मुद्रा की जांच करता है। अवैध मुद्रा से संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान देता है। उनकी जांच करके उनके बारे में पता लगाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यह बड़े बड़े उद्योगपतियों के लेन देन की संपत्ति की जांच करता है, उनके बारे में पता लगाता है, अवैध धन को जब्त कर लेता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है जो अवैध धन का इस्तेमाल करते समय पकड़े जाते हैं। यदि कोई भी व्यापारी आयात मूल्य को कम और निर्यात मूल्य को ज्यादा बताकर धोखाधड़ी करता है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करता है और तुरंत जांच करता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश से कोई भी संपत्ति खरीदता है, तो ईडी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। ईडी किसी भी व्यक्ति के लेन देन की संपत्ति की जांच करता है। ईडी के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ इंक्वायरी की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति अवैध संपत्ति के साथ पकड़ा जाता है, तो ईडी उसकी अवैध संपत्ति को जब्त कर लेती है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि देश में जो बवाल हो रहा है उस पर क्यों सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और कसूर क्या था सोनिया गांधी का। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। जांच एजेंसी ने कांग्रेस अध्यक्ष से 11 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किया। सोनिया ने पूछताछ के दौरान प्रियंका गांधी भी ऑफिस के बाहर मौजूद रही थी। देश में एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस चर्चा में है। चर्चा की वजह है प्रवर्तन निदेशालय का कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा गया समन। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या और इसमें कांग्रेस नेताओं के नाम कैसे आए। यह पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा है, जो आजादी से पहले का अखबार रहा। इस अखबार के प्रकाशन का जिम्मा प्रकाशन एसोसिएट जनरल लिमिटेड के नाम की कंपनी के पास था। इस अखबार की शुरुआत 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इनके अलावा करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इसके शेयर होल्डर थे। प्रकाशन एसोसिएट जनरल लिमिटेड इसके अलावा 2 और दैनिक अखबार निकालती थी। हिंदी के समाचार पत्र का नाम नवजीवन और उर्दू भाषा वाले अखबार का नाम कौमी आवाज था। इस आवाज के जरिए स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाते थे। यही बात अंग्रेजों को नापसंद थी। धीरे धीरे अखबार स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्य पत्र बन गया। ब्रिटिश सरकार के कामों की कड़ी समीक्षा और आलोचना करने वाला यह अखबार अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी बन गया। नतीजा 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बैन कर दिया। कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया बना। नेशनल हेराल्ड को 1945 में दोबारा शुरू किया गया। 1947 में आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अखबार लगातार प्रकाशित किया गया और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया बन गया। असली दिक्कत यहां से शुरू हुई। 1962-63 में मथुरा रोड के 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पर एसोसिएट जनरल लिमिटेड को 3365 एकड़ जमीन आवंटित की गई। जमीन आवंटित करते हुए यह शर्त रखी गई
कि इस भूमि पर बनने वाली बिल्डिंग का निर्माण किसी और काम के लिए नहीं होगा। साल 2008 में कांग्रेस की यूपी सरकार सत्ता में थी, तब एक बार फिर इस अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। वजह बताई गई कंपनी घाटे में है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी की होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL एक कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी तब समय कांग्रेस महासचिव हुआ करते थे। इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने। सबसे ज्यादा 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर थे। अन्य 24% शेयर होल्डर में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे, कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा शामिल थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 2022 में आया, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाते हुए निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया गया। इस धोखाधड़ी में कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल थे, इसलिए पूरे मामले में सोनिया राहुल का नाम आगे है। आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर AJL का अधिग्रहण किया और कंपनी में 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। स्वामी ने शिकायत में लिखा कि यंग इंडिया यानी AJL के दिल्ली, NCR, लखनऊ, मुंबई और दूसरे कई शहरों में मौजूद संपत्तियों पर कब्जा किया। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर छल के जरिए संपत्ति पर अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, AJL को दिया गया ऋण अवैध है क्योंकि इसमें पार्टी के फंड से दिया गया था। कांग्रेस ने कहा, स्वामी की शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित। स्वामी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। पार्टी ने कहा, यह मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। प्रकाशन कंपनी AJL की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कांग्रेस ने उसे बचाने की कोशिश की, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पार्टी विरासत को सहेजना चाहती थी। पूरी संपत्ति को लेकर कोई हस्तांतरण या परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि इसके बाद कई बार भाजपा और कांग्रेस की जुबानी जंग भी हुई। 2014 में ED की एंट्री इस पूरे मामले में बनी। लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं, इसकी जांच करने के लिए पूरे मामले में 2015 में ED की एंट्री हुई। जानिए अब क्या हुआ। जून 2014 अदालत ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में समन भेजा। सितंबर 2015 ED ने इस केस की जांच शुरू कर दी। 2015 सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली। सुनवाई जारी रही और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने AJL को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। कहा गया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य से हो रहा है। 2019 में गांधी परिवार ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। जून 2022 को ED ने सोनिया और राहुल हाजिर होने का नोटिस भी भेज दिया था और लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह उठता है कि वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया है। कांग्रेस का कहना है कि AJL की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कांग्रेस ने उसे बचाने की कोशिश की, सिर्फ इसीलिए की क्योंकि पार्टी विरासत को सहेजना चाहती थी। पूरी संपत्ति को लेकर कोई हस्तांतरण या परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, सोनिया गांधी की पेशी को लेकर के कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को सुबह से ही कांग्रेस नेता और कई कार्यकर्ता कांग्रेस हेडक्वार्टर में जुटना शुरू हो गए। हालांकि कांग्रेस ऑफिस और ED ऑफिस के आसपास सुरक्षा का एक भारी इंतजाम किया गया था। ED दफ्तर के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई ताकि वहां कोई भी विरोध प्रदर्शन ना हो सके। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है। किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधीवादी सत्याग्रह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार यह हक भी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने ED द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ नई दिल्ली स्थित शिवाजी ब्रिज पर कई ट्रेनों को रोका, गाड़ियां जलाई गई। अपने नेता के प्रति एकजुटता दिखाते हुए पार्टी के सांसदों और कांग्रेस कार्य समिति CWC सदस्यों ने सामुदायिक गिरफ्तारी दी। कांग्रेस ऑफिस के बाहर दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के CM सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी हिरासत में ले लिया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम, अधीर रंजन चौधरी, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष B श्रीनिवास समेत कई अन्य शामिल हुए और हिरासत में लिए गए।
कई नेताओं को दिल्ली में किंग्सवे कैंप पुलिस थाने में भी ले जाया गया। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस के कुछ नेताओं की, तो कांग्रेस के नेता कई बार उनके बोल बिगड़ते भी नजर आए और इसका सीधा असर पार्टी पर देखने को मिला है। आज उसका नतीजा यह रहा कि चुनाव में भी कांग्रेस को कई जगह हार का सामना करना पड़ा। पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो हद ही कर डाली। उन्हें तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी का अंतर भी समझ नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अधीर रंजन चौधरी की। इन नेताओं की वजह से कभी कभी ऐसा नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी से सत्ता पर या देश में अपना अधिकार जमाने के लिए बार बार कुछ भी तरह की भाषाओं का प्रयोग करके बार बार सुर्खियों में नजर आने का प्रयास करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूं आज अधीर रंजन चौधरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादों में एक बार फिर घिरे गए हैं। उन्होंने राजनीतिक गलियारों में सियासी भूचाल मचा दिया है। बीजेपी तो हंगामा कर ही रही है, अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गई है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेजा गया है। उनके बयान की निंदा तो की ही गई है, इसके अलावा 3 अगस्त को उन्हें सफाई देने के लिए भी बुलाया गया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि अधीर रंजन चौधरी को अपने बयान के लिए लिखित में सफाई देनी होगी। उन्हें 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे एनसीडब्ल्यू ऑफिस बुलाया गया है। वैसे एनसीडब्ल्यू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी एक चिट्ठी लिखी है और मांग की गई है कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। बाद में अधीर रंजन ने इसे अपनी जुबान फिसलना बताया था। लेकिन वहीं एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसी महिला जिन्होंने बहुत संघर्ष किया आज भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंची, आपको इस तरह का अपमान करने का अधिकार किसने दिया है। धार न्यूज ने भी एक बार इस खबर में बताया था कि द्रौपदी मुर्मू ने कितने संघर्षों के बाद वह राष्ट्रपति पद की गरिमा तक पहुंची है और आज इस तरह के कांग्रेस के कुछ नेताओं के बड़बोले बोल की वजह से उन्होंने सिर्फ एक नारी जाति का नहीं बल्कि पूरे भारत की नारियों का अपमान किया है। पर कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि उन्होंने कहा था कि मैंने राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने के लिए समय मांगा है। लेकिन बीजेपी सोनिया गांधी पर निशाना क्यों साध रही है। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि आगे आकर मुझे लड़े। हमारी नेता जो महिला है उन्हें टारगेट ना करे। मैं फिर कह रहा हूं कि गलती हुई है, मैं बंगाली हूं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मुझे संसद में बोलकर स्पष्टीकरण देने दीजिए। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हमारे लिए राष्ट्रपति ही है। एक बात मुंह से निकल गई और जुबान फिसल गई, लेकिन बीजेपी राई का पहाड़ बना रही है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस तरह की स्टोरी को देखने के लिए आप हमारे चैनल धार न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।